चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई के बारे में। इसके पहले भी हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा था, सिंचाई होती क्या है ना। तो याद रखिए, परिभाषा अगर कभी पूछा जाए कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो पौधों को उचित मात्रा में, पौधों को उचित मात्रा में, ये ज़रूर याद रखिएगा, पौधों को उचित मात्रा में, उचित का मतलब जितनी उन्हें आवश्यकता हो, जितनी उन्हें आवश्यकता हो उतना ही जल प्रदान करना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यानी कि पौधों को जितनी जल की आवश्यकता है उतना पर्याप्त मात्रा में उन्हें जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। याद रखिएगा, सिंचाई की विधि केवल अगर आप बात करें तो वो धान को छोड़कर बाकी सभी पौधों में जल की कम ज़रूरत होती है। आगे आप समझने वाले हो इस पॉइंट को। तो हम समझ रहे हैं सिंचाई के बारे में। तो क्या होता है सिंचाई, तो जल को पौधे को उचित मात्रा में क्या देना, जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और जिसको हमने पहले ही विस्तार से पढ़ा हुआ है एक बार। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विधियाँ। विधि का मतलब पौधे को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पानी दिया जाता है। आपने देखा होगा खेती अलग अलग तरीके से, कई ऐसी भूमि है, कई ऐसी मिट्टी है जहाँ पे पानी की कम ज़रूरत होती है, कई ऐसी मिट्टी है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जैसे रेत वाली मिट्टी है वहाँ पे पानी बहुत जल्दी से वो क्या कर लेती है, मिट्टी अवशोषित कर लेती है, तो वहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो वही हम समझने वाले हैं, विधि कितने तरीके से हम क्या करते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं। पहली विधि होती है लिफ्ट विधि। पहली विधि क्या होती है, लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब ऐसी विधि जिसमें पानी को या जल को एक जगह से उठा के, लिफ्ट देखे हैं वो क्या काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ऐसी विधि जिसमें पानी को एक जगह से उठा के ले जाके दूसरी जगह गिराया जाए, वो कौन सी विधि है, वो है लिफ्ट विधि। ये हो गई, ये उन जगहों पर की जाती है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, या फिर ऐसी जगह मान लेते हैं कोई खेत बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है तो वहाँ पे किस विधि का काम करेंगे, लिफ्ट, यहाँ से पानी को पहुँचा देंगे वहाँ पे। ऐसी विधि के लिए, ऐसी सिंचाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, लिफ्ट विधि। जबकि अगर हम बात करें हमारी दूसरी विधि की, तो हमारी दूसरी विधि है रहट। अगर आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, हालांकि तो अब ये विधि जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन पहले यह विधि काफ़ी प्रचलन में थी। कुछ समय पहले जब हमारे दादा परदादा वाली जनरेशन, मतलब 2 पीढ़ी पीछे चलो ना, तो ये आपको मिलेगी रहट विधि काफ़ी प्रचलन में थी। इसमें क्या होता है, एक पात्र को लिया जाता है, इसमें एक बर्तन को लिया जाता है जो पानी रोक सके, कुछ इस प्रकार से। यहाँ 2 लोग, एक लोग पकड़ लेते थे, एक लोग यहाँ मान लेते, यहाँ पानी होता था तो यहाँ से इसको क्या करते थे, इसको इस जिस गड्ढे में पानी रहता था यहाँ से निकालते थे, यहाँ से नाली बनाते थे और पानी को यहाँ से निकाल के, है ना, उठा के क्या करते थे, ऐसे उठा के फेंकते थे और वो पानी यहाँ गिरता था नाली में, और नाली से होते हुए कहाँ पहुँच जाता था, खेत में पहुँचता था। सोच लीजिए, बड़ी ही संघर्षों से आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, वरना गायब हो जाएंगे, अस्तित्व में नहीं रहेंगे। सोच लीजिए पहले कैसे खेती की जाती थी। 2 विधियाँ, लिफ्ट विधि और रहट विधि पहले प्रचलन में थी, हालांकि अब धीरे धीरे विलुप्त है। हाँ, कई क्षेत्रों में आज भी लोग इसका कॉपी करते हैं। तीसरी विधि की बात करें, तीसरी विधि जो हमारी है वो क्या है, टोकरी विधि। सेम टोकरी विधि एकदम समझ लीजिए कि रहट विधि का फोटो कॉपी होता है टोकरी विधि। हालांकि आपको इनका वर्णन नहीं करना है, आपको केवल पूछेगा सिंचाई की विधियों के नाम बताइए तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन आपको वर्णन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर बाय द वे कभी आपसे कोई दूसरा व्यक्ति पूछ ले तो आपको इसके बारे में आना चाहिए। अगली विधि की बात करते हैं, टोकरी विधि। याद रखिएगा, टोकरी विधि और रहट विधि एक जैसी होती है, जबकि लिफ्ट विधि क्या होती है, इनसे अलग होती है। अगली विधि है फव्वारा विधि। अगली विधि क्या है, फव्वारा। आप जाओगे कभी बड़े बड़े पार्कों में जाओगे ना, तो वहाँ पे किस विधि को अपनाया जाता है, फव्वारा विधि को। क्या है फव्वारा, नाम से समझो, नाम से नहीं लग रहा है कि भाई क्या है, इसमें क्या होता है ना,
एक जैसे मोटर होता है, एक पाइप पूरा पार्क जगह, पूरा जगह जगह क्या, मान लो देखो, मान लेते हैं ये कोई पार्क है, एक कोने पे यहाँ लगा दिया मोटर और यहाँ से पाइप को क्या कर दिया गया, फैला दिया गया पूरे पार्क में। अब यहाँ जगह जगह क्या लगी होंगी, टोटी लगी होंगी, जगह जगह टोटी लगी होंगी, और जब यहाँ से मोटर खोला जाएगा तो ये पानी फव्वारा बन के उड़ेगा। अब देखो ऐसे उड़ेगा, अब इधर भी सेम प्रोसेस, ऐसे ऐसे। अब ये क्या हुआ, पूरा देखिए पानी भी ज़्यादा नहीं हुआ और पूरे पार्क को क्या कर लिया, कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। तो इस विधि को ये भी क्या किया जा रहा है, पानी ही दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे दिया जा रहा है कि पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, समझ रहे, ज़्यादा ना हो, पानी भी नुकसान ना हो। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, फव्वारा विधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। अगली विधि हमारी क्या है, तो अगली विधि है क्या, नलकूप द्वारा। अगली विधि क्या है, नलकूप द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में है आजकल। सबसे ज़्यादा इसी विधि का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अब देखो ट्यूबवेल जिसको आप कहते हो वो क्या है, नलकूप ही है ना। आप क्या करो, डीजल डाला, चालू किया, पानी देने लगा और उससे क्या की जा रही है ना। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप नलकूप गड़वा ही नहीं सकते, तो वहाँ पे अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो नलकूप द्वारा आजकल सबसे ज़्यादा, नहर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो बेचारे नलकूप का आता है। अरे दमकल जो आता है वो भी तो नलकूप की ही कैटेगरी में ना आता है। अरे भाई नदी से पानी निकालना हो, तालाब से पानी निकाल के आप क्या करते हो, अपने खेत में गिराते हो ना, तो वो किसके द्वारा, नलकूप के द्वारा। आया समझ में, आगे बढ़े। आगे है नहरों द्वारा या फिर नालियों द्वारा। नालियों द्वारा, नालियों द्वारा भी, नहरों से क्या किया जाता है ना, या कोई ऐसा स्रोत है जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ से हम नाली बना लेते हैं और उस नाली को कहाँ ले जाके मिला देते हैं, अपने खेत में मिला देते हैं और क्या करने लगते हैं, अपनी सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात है। अब हम समझेंगे किसके बारे में, हम समझेंगे सिंचाई से लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए। अब समझिए सिंचाई के लाभ क्या होता है, सिंचाई का लाभ है ना, सिंचाई करने से क्या क्या लाभ हो जाते हैं। तो पहला लाभ क्या होता है सिंचाई करने से, तो देखो पहला लाभ पहले लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अगर सिंचाई कर दी जाए तो बीजों का अंकुरण क्या होता है, आसानी से हो जाता है। आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि भाई जब कभी भी खेती करिए, जब कभी भी बुआई कीजिए तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि खेत में क्या रहे, नमी रहे। और नमी कब आएगी, जब आप क्या करोगे, सिंचाई करोगे। क्यों सिंचाई ज़रूरी है वही हमें समझना है कि सिंचाई से लाभ क्या होता है। तो सिंचाई से क्या होता है, बीजों का अंकुरण आसानी से हो जाता है, क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित तभी होगा जब उसके आसपास का क्षेत्र, मान लो यहाँ भी भूमि के अंदर ये वाला आसपास का एरिया जो भाग है वो कठोर होगा और इस बीज को नमी नहीं मिलेगी तो ये कभी अंकुरित नहीं होगा। सूखी मिट्टी में कभी भी कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता। बात समझ में आया। तो पहला लाभ क्या होता है कि पहला लाभ सिंचाई से क्या होता है, बीजों का अंकुरण होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट समझे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पानी क्या करता है, मिट्टी को नरम बना देता है। मिट्टी को कैसा बनाता है, नर्म बना देता है। अब देखो अगर यही है बीज है, अब इसकी बुआई कर दी गई तो जब इससे ये जड़ निकलेगी, अगर इसके नीचे की ये जो मिट्टी है, ये आसपास का जो क्षेत्र है, जो भाग है, वो कैसा होगा, अगर ये नरम होगा तभी ना इसकी जड़ नीचे जाएगी, और जड़ नीचे जाएगी तो आगे तना भी क्या होगा, आसानी से क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सिंचाई से पहला लाभ बीजों का अंकुरण आसानी से हो सकता है।
क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नमी। और मिट्टी को क्या कर देता है? ये नर्म बना देता है, जिससे पौधों का या बीजों का अंकुरण या उनकी जड़ें गहराई में आसानी से जा सकती हैं। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट है प्ररोह। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि ये प्ररोह, पानी पर प्ररोह तंत्र फूलों में बीजों के पकने आदि की सहायता करता है। मतलब क्या है? बीजों के पकने। आपने देखा होगा कि जब फसल आपकी तैयार हो जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है तो लोग कहते हैं कि एक बार पानी और दे दो वरना दाना क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, हल्का हो जाएगा। क्यों हल्का हो जाएगा? क्योंकि बीज के पकने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। बात समझ में आ रही? साथ ही साथ पानी और कहाँ काम में आता है? तो पानी और काम में कहाँ आता है? वो आता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण, आपको मालूम होगा प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला तो क्या होता है? CO2 प्लस H2O और एरो C6H12O6 प्लस H2O और प्लस O2। याद है? तो आप देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ज़रूरी है? पानी है कि नहीं ज़रूरी है? यहाँ होगा बेटा सूर्य का प्रकाश, और पत्तियों में पाई जाती है क्या? क्लोरोफिल या पर्णहरिम। बात समझ में आई? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी क्या जरूरी है? जल जरूरी है। और जल हमें कहाँ से मिलेगा? सिंचाई के दौरान मिलेगा। अब आप कहोगे बारिश हो गई तो मैंने आपको बताया था कि सिंचाई की कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ। स्रोत कितने होते हैं? 2 स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो जो वर्षा है वो कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। बात समझ में आई ना? तो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भी क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। अब बात आएगी प्रकाश संश्लेषण से क्या फ़ायदा होता है? तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ में आई? अगला टॉपिक समझे आगे। 5वां पॉइंट क्या है? तो 5वां पॉइंट क्या कहता है कि 5वां पॉइंट ये कह रहा है सिंचाई से क्या क्या लाभ होगा? तो जो खाद और उर्वरक आप देते हो, जो खाद और उर्वरक में हमने अंतर पढ़ लिया है। खाद और उर्वरक के लिए किसका काम ये करता है? विलयन का काम करता है। किसका काम करता है? विलयन का काम करता है। मतलब जब आप अपने फसलों को क्या दे दोगे? सिंचाई यानी कि पानी दे दोगे, तो अगर आप उसमें क्या करते हैं? खाद या उर्वरक का छिड़काव करते हैं तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। विलयन किसे कहते हैं? है ना? विलयन किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले उसे क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। समझ रहे हैं? ये पॉइंट समझना है तो ये ज़रूर समझना है। कैसे? विलायक क्या होता है उससे पहले विलेय समझिए। जो पानी में घुलता है वो क्या होता है? विलेय। या फिर समझो जिसकी मात्रा हमेशा क्या होती है? कम होती है, वो क्या होता है? विलेय। और जो घोलता है वो क्या होता है? जो घोलता है वो होता है विलायक। और इसकी मात्रा क्या होगी? हमेशा ज़्यादा होगी। समझिए, पानी आपका क्या है? पानी सबसे अच्छा विलायक अगर पृथ्वी पर कोई है तो वो कौन है? पानी। वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर क्या कर लेता है? घोल लेता है। क्या करता है? घोलता है। तो जल क्या है? विलायक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आप किसी बर्तन में क्या डाल दो, है ना, एक बर्तन में क्या डाल दो? चीनी डाल दो और पानी डाल दो। तो अभी बताओ, 2 चीज़ें याद रखो, चीनी घुलेगी कि पानी घुलेगा? कौन घुलेगा? अब बताओ, अगर चीनी घुलती है, जो घुलता है वो क्या होगा?
जो घुलेगा वो क्या होगा? विलेय। और बताओ पानी तो घुलेगा नहीं, जो घोलता है तो घोलने का काम या करेगा, तो ये क्या होगा? विलायक होगा। आई समझ में बात की नहीं? या फिर दूसरी परिभाषा समझो, अगर आपको शरबत बनाना हो, अगर आपको शरबत बनाना हो तो बताओ पानी ज़्यादा होगा कि चीनी? क्या ज़्यादा होगा? पानी। चीनी तो कम मात्रा में डालोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर पानी है तो 1 किलो चीनी डालोगे, नहीं ना। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? आया समझ में कि नहीं? तो ये क्या है? खाद और उर्वरक के लिए वो क्या काम करता है? विलयन का काम करता है। यानी कि खाद, अब बताओ जो खाद होगी वो क्या बन जाएगी? विलेय बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अगर आप सिंचाई कर दिए तो पानी तो फैला दिए, तो पानी क्या है? विलायक है ना। और अगर आप उसमें खाद डालोगे तो वो क्या करेगा? उसे घोल देगा। तो वो किसका काम? वो क्या बन गया? विलयन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। अरे भाई आपने क्या दिया? खेत में पानी दिया, सिंचाई हो गई। अब क्या है? अगर आप उसमें कोई खाद या उर्वरक डाल देते हैं तो ये क्या विलायक के साथ मिलकर किसका निर्माण कर देगा? क्योंकि विलयन के 2 ही ना भाग होते हैं, विलेय और विलायक। आया समझ में? तो ये था बेटा सिंचाई का लाभ। अब लगे हाथ समझ लेते हैं सिंचाई की हानि। सिंचाई की हानि ऐसा नहीं है कि केवल पौधे को आप पानी ही दे दो तो फसल हो जाएगी। इसकी कुछ हानियां भी होती हैं जिसे हम समझने वाले हैं। तो याद रखिए कि केवल धान को छोड़ दीजिए, धान को छोड़कर, धान को छोड़कर बाकी सभी फसल को उचित मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा सिंचाई भी आपके फसल को क्या कर सकती है? बर्बाद कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमेशा याद रखें, पानी जिस प्रकार की फसल अगर लग रहा है, धान है, मैंने बताया ना, धान को छोड़ दीजिए। धान में आप जितना पानी चलाइए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जल में होने वाला पौधा है, उसको जल की ज़्यादा मात्रा चाहिए। लेकिन गेहूं में अगर धान के बराबर पानी चला दें तो गेहूं तो गायब है ना। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वरना आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। सिंचाई में केवल और केवल धान को छोड़कर क्या करना है? बाकी सभी को उचित मात्रा में आपको क्या करना है? पानी देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आप उसे नाली के माध्यम से क्या कर सकते हैं? खेत से बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा टॉपिक है पानी की अत्यधिक मात्रा। अभी आपने देखा था पिछली साल क्या हुई थी? बाढ़ आई थी, कई लोगों के धान डूब गए थे, बाल ऊपर बची हुई थी और धान नीचे से पूरे क्या हो गए थे, है ना, डूबे हुए थे। तो आपने देखा तो जो चावल का दाना था वो क्या हो गया था? कमज़ोर हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वो सिंचाई का ही क्या है? एक दुष्परिणाम है। ज़्यादा पानी दे देंगे फसल को तो पहली चीज़ तो वो बर्बाद हो जाएगी। अगर वो बच भी गई तो उसके जो दाने होंगे वो कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे भी आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब बेटा ये हो गया आपका सिंचाई के लाभ, सिंचाई की हानि। अगले वीडियो में हम जानेंगे खरपतवार क्या होता है और खरपतवार का हम नाश कैसे कर सकते हैं, इसकी कितनी विधियां हैं, कौन कौन से केमिकल यानी कि कौन कौन से रसायन हम प्रयोग में ला सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।